हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट के वीडियो लेक्चर थर्ड में आपका स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और क्लास 9th में हमने यह पढ़ा था कि किसी रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से अंदर आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के अभिक्रिया के आपसी आबंध के टूटने एवं बंधने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आज हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। टोटल अभिक्रियाएं हमने यहाँ पर लिखी है: विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन या अपचयन। अब हम यहाँ पर एक एक को समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन शब्द से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं A+B, यानी यह जो है आपके अभिकर्मक हुए और यहाँ पर ये एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर A और B अलग अलग थे, जबकि यहाँ पर हम देखते हैं तो दोनों एक साथ है, यानी दोनों मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब हम और आगे देखते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कार्बन का दहन, कार्बन के दहन हम देखते हैं तो यहाँ पे कार्बन हमारा जो होता है सॉलिड स्टेट में होता है। जब यह हमारा ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो यह पर CO2 बना लेता है, यानी एक गैस रूप में आ जाता है, यानी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं। जल का निर्माण,
इसमें हम देखते हैं जल के निर्माण में देखते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर यहाँ पर H2O का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से और भी आगे उदाहरण हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन का दहन। यहाँ पर भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब हम आगे और उदाहरण देखते हैं। तो ये हमारा 4th नंबर का एग्जाम्पल है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसे बिना बुझा चूना भी कहा जाता है या फिर उसे क्विक फ्लेम भी बोला जाता है। जब यह कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है और इसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर, चलो हम आगे देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इससे पहले भी हमने देखा कि हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और इसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्पादन करता है। जैसे हम यहाँ पर देखें कि कोई एक कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पे हम वाटर ऐड करते हैं तो यह कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है और इसका उपयोग हमारे घरों की सफेदी करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब ये हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है वह हमारे पर्यावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर की सफेदी करने के 2 से 3 दिन बाद
हमारे घरों में चमक सी महसूस होती है, हम देखते हैं। क्योंकि जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह हमारे पर्यावरण में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे अभिक्रिया करके एक चमक उत्पन्न करता है। और जब हम यह अभिक्रिया होती है तो इसे जब हम हमारे हाथ से इसे टच करके देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ को एकदम से हम दूर हटाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। इसी का और एक अगला उदाहरण है, जिसे हमारे जो CH4 गैस है यानी मीथेन है, इसे जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ऊष्मा भी मिलती है, इसीलिए इसे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है तो इसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसे ऊष्मा दी जाती है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। यह सभी विघटन अभिक्रियाएं जितनी भी यानी सभी विघटन या फिर अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एक और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसे शोषण ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। समझाइए। तो शोषण जो होता है वह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन के समय खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित या अपघटित हो जाते हैं, जैसे चावल, आलू, रोटी आदि। इनसे हमें
कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन है उसके साथ मिलकर उसके साथ रिएक्ट करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसीलिए यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जिससे ये जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं में, उसके साथ रिएक्ट करके यह हमारे 6H2O और 6CO2 और 6H2O के साथ साथ ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं, यानी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। और जितनी भी हमारे साग सब्जियों का जो अपघटन होता है उससे जो कंपोस्ट प्राप्त होता है, यह भी एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का ही उदाहरण है। अब अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम वियोजन, या फिर इसे बोलते हैं अपघटन, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर भी हमें इसके नाम से भी स्पष्ट हो रहा है कि वियोजन या फिर अपघटन, यानी किसी का अपघटन होना या फिर किसी का वियोजन, यानी इसको बोलते हैं, इसका अर्थ होता है टूटना। टूटना का मतलब अलग होना। टूटना का मतलब अलग होना। इस अभिक्रिया में इसकी परिभाषा देखते हैं। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यह हमारे संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। संयोजन अभिक्रिया में एक या एक से अधिक अभिकर्मक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, जबकि यहाँ पर इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, यानी ये उसका उल्टा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको और आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो किसके आधार पर, तो हम देखते हैं किसी यौगिक को तोड़ने के आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। तो तोड़ने के आधार पर 3 भागों में उसे वर्गीकृत किया गया है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो अब हम इनको एक एक कर देखते हैं। जैसे ऊष्मीय वियोजन की बात की जाए तो इसका उदाहरण, यानी किसी ऊष्मीय वियोजन की बात करें
तो किसी यौगिक को ऊष्मा किसी यौगिक का ऊष्मा द्वारा वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारा चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे ऊष्मा दी जाती है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह जो हमारा चूना पत्थर है, यह इसे ऊष्मा मिलती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे और देखते हैं, उसमें वियोजन हुआ। हम आगे देखेंगे यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। किसी यौगिक को प्रकाश की उपस्थिति के द्वारा वियोजन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका उदाहरण सिल्वर क्लोराइड, जब इसे प्रकाश मिलता है तो यह हमारा दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी अपघटित हो जाते हैं। जैसे 2Ag और Cl2, यानी इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। अगला उदाहरण 2AgBr, जब इसे भी ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है तो यह भी 2Ag और Br2 में परिवर्तित हो जाता है, यानी दोनों में अपघटित हो जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। किसी यौगिकों में से विद्युत धारा प्रवाहित होने से अपघटन क्या कहलाता है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, जब इसमें से उदाहरण के तौर पर H2O है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह हमारा 2H2 और O2 में अपघटित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो यह हम आज
संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके बचे हुए पार्ट, जैसे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस